ओके। सो सभी को नमस्ते, जिंदाबाद एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन दिस दिस पर्टिकुलर वेबिनार ऑफ ग्राउंडेड वॉइसेस। और ये आई थिंक बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं इस NAPM और सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का ये पर्टिकुलर सत्र, जो ग्राउंडेड वॉइसेस, जमीनी आवाजें जो हम कहते हैं, उसके इंट्रोडक्शन के लिए तो बहुत समय मैं दूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं। देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट एफर्ट फ्रॉम मेनी months, particularly since the pandemic, to host these online events where we are constantly providing platforms जहाँ पे जो चीजें निरंतर, जो बदलाव हमारे आसपास हमारे कामों में हमें दिख रहे हैं, उन्हीं सब चीजों के बारे में एक मौका मिले जहाँ पे हम बात कर सके। और वो लोग जो जमीनी स्तर पे इन सवालों के साथ, इन कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ और इन डिलेमास के साथ कॉन्स्टेंटली काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे सुने। तो ये ग्राउंडेड वॉइसेस का जो एक निरंतर प्रयास चला है बहुत बहुत टाइम से, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये जो एक पेयर ऑफ सेशंस है of taxing the top 1%, and इसको दो, there have been, this conversation has happened in two parts. Part 1 जो पिछले हफ्ते हुआ था और इस पर कुछ और आवाजों ने बात रखी थी, अपने सोच रखे थे, and now we're having the second part of that conversation, part 2 of that of the discourse around taxing the top 1%. Before I introduce the topic and just give a broad overview of हम किस संदर्भ में इस बात को उठा रहे हैं आज, I also must introduce myself. मेरा नाम रक्षिता है और मैं सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च एक संस्था है जो अलग राज्यों में सरकारों के साथ, कभी मूवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कैंपेन्स के साथ कभी हम काम करते हैं पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पे, कि अलग अलग कामों में, whether it's labor, whether it's agriculture, whether it's commons, whether it's service delivery, and largely around democratic governments, लोगों का एक कैसा ढांचा होना चाहिए जहाँ पे वो आसानी से अपनी बात रख पाए, उन बातों पर आगे जाके काम भी हो पाए, और कैसे एक पारदर्शिता और जवाबदेही का ढांचा हो। We are very privileged today that we have 4 excellent speakers, and I know that they have such very busy schedules, and it's really, it's going to be quite a privilege to be able to listen to their thoughts and just articulations around this issue. मैं हर स्पीकर का इंट्रोडक्शन उनके बोलने से पहले रख दूंगी, और अभी एक साथ सभी का इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहती, लेकिन नामों के साथ तो डेफिनेटली वी हैव विद अस मधु जी, पॉल जी, शक्तिमान जी एंड दयामणि जी, and all 4 representing very important critical issues which are connecting to this larger idea of looking at a just financial system, a just taxation framework. Now to just get going on, आज का हमारा जो वेबिनार है, जो सेशन है, और किन बातों पे हम थोड़ा बात रखना चाहेंगे, we are looking at a scenario जहाँ पे हम constantly ये देख रहे हैं कि the direct tax is contributing much less than an indirect tax component, और इसमें पूरे एक जो ढांचा बना हुआ है जहाँ पे कॉर्पोरेशंस, बिजनेसेस का एक टैक्स कंट्रीब्यूशन बिल्कुल घट रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके प्रॉफिट्स बढ़ी जा रही है। और हमारे पास जो ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट के आंकड़े इतनी बार we have constantly been bombarded with how the average wealth of the Indian billionaires grew by 35% during the lockdown period. कितने सारे business billionaires के wealth और assets कितने बड़े
at the same time when 24% of the population was struggling to make even 3,000 rupees per month. तो और ये सब जो आंकड़े आ रहे हैं हमारे सामने बहुत बार रखे गए हैं, and I think that even just it's also surpassed a value of shock कि हमने अब ये सुन के भी अभी इससे हम देख रहे हैं कि फिर भी कुछ परिस्थिति बदल नहीं रही है. We have seen through repeated evidence that has been brought out by studies about the nature of unemployment that the Indian youth are suffering from right now, और कैसे हम इस परिस्थिति में पहुंच गए हैं जहां पे the rich are just continuously getting richer and the poor are getting poorer. And इसमें how is it that इस पूरे संदर्भ में how can a fiscal governance regime actually make a breakthrough in trying to put a dent to the kind of inequality that we are seeing all around us? ये बिल्कुल ये जो भी एक कैंपेन चल रहा है कि the top 1% को टैक्स किया जाए, उनके वेल्थ और उनकी जो संपत्ति है, इनहेरिटेंस जो आती है उनको हिस्टोरिकली अपने एंसेस्टर से, उसको टैक्स किया जाए. इसके बारे में बहुत लोगों ने लिखा है और इसके ऊपर भी बहुत सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में शेयर किए गए हैं. But I think this is a central question of accountability also, कि how have the rich have actually not amassed this wealth on their merit alone. सरकारी schemes, योजनाएं, decisions, policies जिसके आधार पे सब्सिडीज है, टैक्स हॉलिडेज है, लोन्स है, लोन वेवर्स है, क्लियरेंसेस है, इस पूरे ढांचे ने, सरकारी ढांचे ने सपोर्ट किया है to enable the rich to get richer. तो ये एक when we ask for taxing the top 1%, it's not just an economic not at all an economic breakthrough, but it's also squarely a political and a moral question, because it really strikes at the heart of accountability as well. तो इसके बारे में आज हम सुनेंगे अलग अलग लोगों से, and I think I want to take no more time in introducing the topic, because I know the depth of it will be built on by the speakers. तो आज हमारे पहले स्पीकर जो अपनी बात इस पे रखेंगे वो है पॉल दिवाकर. Paul is the chairperson of the Asia Dalit Rights Forum, which works in the Asia region on inclusion and issues around untouchability and caste-based discrimination. वो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, वो नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स की पूरे सफर से बुनियादी लेवल पे जुड़े थे और एक फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी थे, और एक ग्लोबल फोरम ऑन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वर्क एंड डिसेंट के कन्वीनर भी रहे हैं. पॉल बहुत सारे मूवमेंट्स, इश्यूज के साथ जुड़े रहे हैं और उन सब बातचीतों में, डिस्कोर्सेज में, एडवोकेसी में आते हुए डेवलपमेंट पैराडाइम को कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करा है, और बात रखी गई है कि किन समुदाय को बिल्कुल उसके बीच केंद्रित रख के उनके बारे में सोचना चाहिए. एंड हिज इंटरेस्ट्स range, and his interest and advocacy from justice, gender concerns, caste, financial accountability, transparency, and participation really cut through multiple sectors. So I will request Paul to start with his comments. And Paul, when it's about 15 minutes, मैं आपको एक reminder दूंगी. Thank you very much, Rakshita. सभी को जोहार, जय भीम, सलाम, जिंदाबाद. ये सबसे बड़ा चीज है, ये पूरा द थीम, ये बहुत जरूरी है हम इसमें सोच रखने के लिए. ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल प्लानर्स और पॉलिसी और थिंक टैंक्स को बात नहीं. पहले मैं भी ये सोचता, अरे आई हैव टू रियली बी बॉदर्ड अबाउट वो दलित अट्रॉसिटीज इतना हो रहा है, उनको चैलेंज करना है, आदिवासी में इस तरह हो रहा है. बट लेकिन अगर हमारा फाइनेंशियल सिस्टम इसी तरह है तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर एनी एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस टू रीच
not just Dalits, but any of the communities here, and the most vulnerable communities, of course, Dalit, Adivasis, religious minorities like Muslims and others. I think it's very, very important that we look at the economic justice. So I'm coming from a location where, as a Dalit, who has been primarily looking at violence, physical, mostly destruction of property, and then what are the ways in which we need to address, to a person who feels that we need to clearly demand our economic rights of this land, because it's not a bheek nahi hai. This is not any of the gift or any free gift that we are asking, but this is something which is basically our right. I think that is something that we'll have to look at it. I mean, I'd like to start with the whole Article 21, which is right to dignified life and personal liberty, which basically looks at 6 fundamental rights: right to quality health, right to food, livelihood, education, social security, and also the clean and safe environment. But we all know that the state has primarily been focusing on the so-called physical security. Even there has been so many gaps and failures that you have today 43,800 and odd aspects of cases of violence, gross violence that take place. Just last year, the National Crime Records Bureau have brought out this report. So you have hundreds of violations and issues that are affecting the communities like Dalits, and much more against the Adivasis and others. So despite that, there is another area. I mean, yeah, there are certain policies which we'll have to look at it, but then what about the whole aspect of the economic justice? And I think without looking at the aspect of economic justice, we will not be able to have any semblance of justice and equality and fraternity for our communities in this land. Of course, people have been talking about basic income and saying that this particular thing will provide some kind of a support. Of course, that is necessary. People also say that you have reservation. Of course, we know now what is happening to the reservation. That whole aspect of affirmative action or reservation, which is seemingly completely has never been effectively implemented, but is now even those little semblance is being dismantled. So unless we ensure that there are fiscal policies and clear guidelines, budget guidelines for allocations to particular welfare and development schemes, the so-called protection and the Article 21 is really a hollow article. So if you look at the efforts so far that have been taken, I mean, let's not talk about the democracy and what is happening to the democracy, but for a while say that there have been positive efforts, and the concerns of the Dalits and Adivasis have to some extent have certain policies are in place, but we see systematically that the income of the dominant caste families have reported to be at least 65% more than that of a Dalit and an average. So despite the policies, what we are looking at it, systematically, the Dalits, Adivasis are getting poorer, and the others in the community, the dominant in the community, have been getting richer. So somewhere I think there is a kind of a hidden mechanism
instead of ensuring that there is an equality, the level playing field is continuing to be in such an unjust way. And somewhere I think we need to really look at it. But let's just examine what is happening within our country as far as the there is only one policy which looks at the which ensures that there is some kind of an income or reducing the income gap, the development gap between Dalits and others, which is earlier it was called Special Component Plan, and now it's been called several names. They're calling it sub-plan in some place. They have in few states that they have enacted. At the central government, it's still a policy. And it says that proportion to the population, we all know that in the earlier, it was the plan, non-plan. Of course, now in the development component of the budget, the same proportion to the population needs to be allocated so that there is some kind of a semblance of a parity. But if you look at the figures, just this year's figures, 22-23 budgets, the due is 1,82,976 crores, which needs to be allocated. But then when you see the allocations, and even in the allocations, if you only count those that are specifically targeted, I think many of us know that in the name of Dalits, in the name of Adivasis, 6-lane roads, airports, tax, so many other things, the subsidies for the several, electricity and several of these transmissions, they've been given. So if you take away all that, and including some of the general schemes, which anyway is supposed to be reaching the scheduled caste, out of 1,82,000 crores, only 53,795, say, let's say 54,000 crores are supposed to be targeted for the scheduled caste. But then this is only the allocation figure. If you look at the actual expenditure, we call it what is called budget credibility. That is the approved budget and the spent, the actual expenditure after audit that is spent, which is even lesser. So out of 1,82,000 crores, you have only 53,000 crores that is allocated. And even within that, if you look at the expenditure, that figures would be something like around 40,000 crores. So you're on the one hand, if you look at where the income is coming from to the treasury, only 30% of the income is coming directly from the corporate or the income taxes. The rest of it is coming from the general sales tax and borrowings and several other duties that are being levied. But the so-called rich who are taking the resources of this country and further making profits from it, they are contributing only 30% to the treasury. And then on the other side, the allocation side and the expenditure side, even that is very low, 1,80,000 crores of the total budget, around 40. I'm sorry about the crackers that are going behind. I'm not able to stop the sound. The expenditure on the Dalits, who are actually contributing more in the form of sales tax and indirect taxes, is abysmal. So not only that the taxes are very unevenly parried, but the expenditures. So I think this failure to tax the rich people and the corporations, it is not only a missed opportunity to reduce inequality, but directly increasing the inequalities. Then another shocking figure that I think we should really look at is there is a thing called taxes raised but not realized. That is in the current tax structure,
there are taxes which are raised, but they have not, the government is either hesitating or unable to realize the taxes and bring it into the treasury. And what is that? Just from the corporates, this up to the last year says, up to the last 10 years, 7,65,375 crores. And from the corporates, and from the rich, that is income tax, it is 6,75,880 crores, which means total 14 lakh crores, 14.4 lakh crores of income is even at this low rate is not reaching the treasury. Now tell me, how can we ever fulfill the Article 21, where we are supposed to ensure that there is a right to quality healthcare, right to food, right to livelihood, right to equality, right to social security, clean environment? How is it possible? So I think it is only fair. What we are asking is, you need to tax at least the billionaires. And they are saying, if we tax these billionaires, there is at least 7 lakh crores. Only the billionaires, leave the rest out. Only the billionaires who have used the resources and put in, there is at least 7 lakh crores that are that can be that the treasury can receive if we tax only up to 1% of these the wealth that they are passing on to their children. So wealth tax and income tax of the billionaires is what is this campaign about. So friends, I think we'll have to demand this as our due right. It is not just a fiscal policy alone. I feel it's a fundamental right that we'll have to exercise. Of course, in an area where there is the freedoms are not guaranteed, and the life and security itself is a danger, and anybody who's the right of speech is being completely curtailed. To raise further this is another critical situation. But I think unless and until we demand these, I don't think this kind of a continual robbery of the common people, which has continued and which has kept us poor, will continue. And we need to take this opportunity to strengthen this. And all the, I think as we approach 2024 elections, we'll have to make this as one of the key elements in all manifestos, to say that if you really are for democracy, then make sure that it's not a bhik that we are asking. We are asking as a fair and just to right the wrongs that have been committed, the wage theft that has been taken of these people, the continuous pillage of the resources that is being taken, and the exclusion and the starvation that we and our communities are being forced into. I think this is only a small portion that we are asking, we're claiming as our right, and this is a fundamental right that we should go. बहुत shukriya ab sabhi ko. I'm sorry the language is a barrier, but would like to once again congratulate the organizers, NAPAM, and all those of us who are continuing to strengthen this campaign. Jai Bhim, Johar. Thank you, Paul. मैं एक बहुत संक्षिप्त में पॉल के बातों का हिंदी में अनुवाद रखूंगी, बहुत ही एक संक्षिप्त अनुवाद होगा। पॉल ने ये हमें समझाया कि ये जो संविधान सभी को अधिकार देता है कि समानता का अधिकार हो, सबके पास एक समान सेहत, खान पीन, लाइवलीहुड, लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का जो अधिकार देता है, वो सब पाने का हकदार
लोग तब तक नहीं हो सकते जब तक उनके पास आर्थिक न्याय और समानता का भी एक ढांचा हो। तो वो इस पूरे जो आवाज उठी है ऑफ टैक्सिंग द टॉप 1%, वो इस संदर्भ में देखते हैं कि ये क्या हमें एक आर्थिक न्याय के साथ भी की तरफ लेके जाता है। पॉल ने बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े पेश किए हैं और अलग प्रकार के थे, जैसे कि पूरे ये एससीपी टीएसपी कानून जो एक ढांचा है, एक जामा पहनाया गया है कि आपको दलित और आदिवासी पॉपुलेशन के अनुसार बजट एलोकेट करना है, तो उसमें भी कितने अंतर है, कितने एलोकेट करे जाने चाहिए थे, जो लगभग 1,80,000 करोड़ के आसपास है, उसका अंतर कितना एलोकेट हुआ है वो है लगभग 50,000 करोड़, और उसमें कितना खर्च हुआ है वो लगभग हुआ है 40,000 करोड़। तो नियम और नीति के क्रियान्वयन में ही इतना दूरी है। और आज के दिन पूरे जो इनकम टैक्स आ रहे हैं वो कॉरपोरेशंस और इनकम टैक्स के माध्यम से केवल 30% टैक्स का रेवेन्यू आ रहा है, और बाकी का 70% रेवेन्यू जो आ रहा है वो हम सबके इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट के थ्रू ही आ रहा है। तो और एक और उन्होंने एक बहुत जबरदस्त आंकड़ा दिया कि लगभग 14 लाख करोड़ उतना है कि वो टैक्स रेज्ड है पर अभी तक रियलाइज नहीं है। मतलब इतना टैक्स जमा होने की जरूरत है, लेकिन सरकार की ओर से कोई मेहनत नहीं की है उसको जमा करवाने की, और ये 14 लाख करोड़ कॉरपोरेशंस और जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं केवल उनके हैं। तो ये और अंतिम में उन्होंने ये कहा था कि ये नॉट टैक्सिंग द टॉप 1%, केवल अगर आप 1% को ही देखें, उनको उनके वेल्थ और उनके इनहेरिटेंस को ना टैक्स करने से ना ही हमने केवल बस एक मौका नहीं खोया है, लेकिन हम एक एक्चुअली असमानता को और बढ़ा रहे हैं, और ये एक निरंतर चोरी है सभी हम सब लोगों से। और उनका ये सुझाव है कि आगे बढ़ते हुए हमें इसे पूरा एक पॉलिटिकल कैंपेन की तरह इसको लड़ना चाहिए, और एक इलेक्शन के मुद्दे की तरह इसको हर पार्टी के सामने रखना चाहिए, और ये किसी से आर्थिक न्याय के लिए किसी से भीख नहीं मांगा जा रहा है, और ये हम सबका अधिकार है। इसको कहते हुए उन्होंने अपना बात समाप्त किया। बहुत शुक्रिया पॉल, एक पूरा एक खुला संदर्भ हमें देने के लिए। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि शक्तिमान जी हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं, जी बताया गया है, हाँ आपका ऑडियो और वीडियो चल रहा है। तो शक्तिमान जी नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के साथ जुड़े हैं, और उसके पूरे सफर के फाउंडिंग मेंबर के तहत, और उसका एक पूरा स्ट्रीट वेंडर्स के जो कानून आए हैं, पॉलिसीज आए हैं, उन सब के लिए फेडरेशन और अलग अलग साथियों के साथ वो जुड़े रहे हैं उसके एडवोकेसी में। उनका एडवोकेसी एक नगर निगम से लेकर राज्य स्तर पे केंद्र सरकार के साथ और इंटरनेशनल लेवल पे भी एडवोकेसी निरंतर करते आए हैं शक्तिमान जी। और केवल शुरुआती दौर पे केवल जो बात उठी थी कि स्ट्रीट वेंडर्स का डिस्प्लेसमेंट से रोका जाए, उनको अगर डिस्प्लेस किया जाए तो उनके रिहैबिलिटेशन पे सही अमाउंट का फोकस रहा जाए, बात उससे शुरू हुई। लेकिन इस फेडरेशन संगठन और आप सबके कामों के साथ उसका विजन ये भी बड़ा है कि केवल प्रिवेंशन के तहत नहीं, बट उनके एक एम्पावरमेंट के लिए भी क्या विजन रखा जा सकता है, उनका क्या राइट्स है एक सिटी में प्लान करने के लिए। और जैसे हमने देखा है कानून में भी टाउन वेंडिंग कमिटीज के क्या रोल्स होते हैं, तो इस पे भी बहुत सोच रखा गया है कि कैसे स्ट्रीट वेंडर्स एक विकास की भी एक परिभाषा उनके भागीदारी से बदल सकते हैं। और इन सब मुद्दों पे कैसे स्ट्रीट वेंडर्स हॉकर्स मोबिलाइज भी हो सके और अपने और अपने साथियों की बात रख सके, उस पे शक्तिमान जी का बहुत बहुत सालों से अनुभव और काम। और शक्तिमान जी अभी हम आपसे सुनना चाहेंगे 15 मिनट के समय, और फिर
थैंक यू। आप म्यूट में हैं जतिन। थैंक यू NAPM, जिन्होंने आज सही समय पर एक मुद्दा को उठाया जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी इस समय हमारा देश दुनिया में। स्ट्रीट वेंडर एक देश में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सेकेंड लार्जेस्ट फोर्स आफ्टर एग्रीकल्चर वो है। और आप जानते हैं जो 4 करोड़ स्ट्रीट वेंडर हिंदुस्तान में है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात जो चर्चा में शुरू हुआ उसमें एक बड़ा भूमिका ये 4 करोड़ स्ट्रीट वेंडर की है। डायरेक्ट कितना स्ट्रीट वेंडर टैक्स दे रहे हैं बड़ा नहीं, उससे बड़ा है जो उनका जो भूमिका इस व्यवस्था में जाएगा पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर मैं शुरू करने चाहता था जो जब 2008 में हमारे देश में असंगठित मजदूर की सोशल सिक्योरिटी विषय में कमिटी बन के जो कमिटी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश किया था, डॉक्टर अर्जुन सेनगुप्ता रिपोर्ट, आप सब जानते हैं जो पूरा देश चक किया था जब उन्होंने बोले थे जो 77% पॉपुलेशन देश की जिनको परचेसिंग पावर ओनली 20 रुपीज, ये 20 रुपीज के बाद जब किया था पूरा देश में, ये जो 77 मतलब 80 करोड़ जनता की पावर, और उसका समय अगर हम देखें बात हम चर्चा में लेके आ रहे उनका इनकम, ये जो इनक्वालिटी इसका बारे में जब थोड़ा मदद की बात आया था, जब ये कमिटी ने केंद्रीय सरकार के पास ये रिपोर्ट रख के बोला था ये 1 लाख करोड़ रुपया दीजिए इनका सोशल सिक्योरिटी के लिए, हम एक कॉर्पोरेट फंड करके हम इसको सोशल सिक्योरिटी इनको देने का व्यवस्था करेंगे। उस समय दुर्भाग्य की बात है उस समय की सरकार ये 1 लाख करोड़ की देने इनकार किया। नॉट ओनली इनकार किया, उन्होंने बोला इनका जरूरत नहीं है, हम हमारा जो ओल्ड अलग अलग जो हमारा सोशल सिक्योरिटी का स्कीम है उनका साथ इनको टैक्स करेंगे। बट हम लोग देखा है सही समय में हमारा देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से 5 लाख करोड़ रुपया टैक्स मौकूफ किया था। तो जिनका देने की हिम्मत है कि कॉर्पोरेशन पूंजी हमने से कहा, मगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर 46 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ देने के लिए इंतजार किया। हमने देखा लास्ट 7 इयर्स की जो पॉलिसी, जिन पॉलिसी के लिए क्या परिस्थिति स्ट्रीट वेंडर से शुरू करके देश की अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, क्या हमारा देश की जो माइग्रेंट वर्कर का क्या हालत हुआ था। हम देखा था जब नोटबंदी के नाम से क्या परिस्थिति बनाया था, ये नोटबंदी देश की मोनोपोली बड़ा पूंजी को दिया था और देश की लाइन में खड़ा होके मोर देन 300 सिटीजन जिनका लाइफ देने पड़ा था। क्या जीएसटी का नाम से लाख लाख छोटा छोटा कंपनी जो बंद हो गया, उसमें मजदूर से शुरू करके ये जो छोटा व्यवसाय करने वाला के ऊपर कितना बड़ा आक्रमण आया था। इसका बाद हम लोग से कहा था हमारा लॉकडाउन में पहला एवं सेकेंड लॉकडाउन जब हम लोग डिमांड कर रहे थे जैसे 5,000 रुपया करके दीजिए हिंदुस्तान की ये जो स्ट्रीट वेंडर जो एक अल्टरनेट इकोनॉमी जो चलाता है, जिनको हम लोग लो सर्किट इकोनॉमी जो 77% जनता का इकोनॉमिक है,
अर्थात प्रोड्यूसर्स, malls, poor and details, customers, malls, poor and details, and sellers also malls, poor and details. It's a low circuit economy, but they cover big economy, 8,000 crore per day turnover. इन इकोनॉमी को बचाने के लिए हम लोग लॉकडाउन के समय डिमांड कर रहे थे कम से कम 6 महीना 5,000 रुपया करके आप इनको दीजिए, कम से कम इस इकोनॉमी घूम के खड़ा हो। क्योंकि हम लोग देख रहे थे जो 80% हॉकर जो गोसारी नहीं करते, नहीं बेचते गोसारी का सामान, जो फ्रूट्स नहीं बेचते, जो वेजिटेबल या फिश नहीं बेचते, इनको छोड़ के जो 80% मोर देन जो हकरी नहीं करने से था, उनका क्या हालत हुआ था ये हम देखा था। कि क्या परिस्थिति हुआ था, कितना हकर आत्महत्या किया था। हमने पहले देखा था कितना किसान आत्महत्या किया था, और उसी समय में हमने देखा था ये अदानी अंबानी 300% प्रॉफिट किया था। हम लोग जो हमें दुकानदारी करने, पिताजी का दवाई, बच्चा का दूध, घर की इलेक्ट्रिक कैसे करके चलेगा, ये सरकार ने नहीं देखा था। सरकार इन लोग को सुविधा कर दिया, साथ साथ हमारा ये 8,000 करोड़ की बाजार को दखल करने के लिए ऑनलाइन को छोड़ दिया था। ऑनलाइन को छोड़ दिया था व्यवसाय करने के लिए 24 आवर्स, और इसका नतीजा हुआ आज हमारा इकोनॉमी के ऊपर में इतना बड़ा आक्रमण। मोर देन 40% बिजनेस स्ट्रीट वेंडर को, अक्सर 20% हॉकर जो आज दुकान लगाने ये परिस्थिति बना है। हम लोग ये आवाज उठा रहे थे, हम लोग हमारा साथी के साथ जाके मीटिंग कर रहे थे, हम लोग रास्ते में खड़ा होके हम लोग विरोध ये बात आवाज उठा रहे थे। जो हमारा देश की सबसे बड़ा जो पूंजी है, हमारा देश में जो 1% जिनका हाथ में देश की मोर देन 50% संपत्ति है, संपत्ति का मालिक है, उनके ऊपर 2% टैक्स चपाने की आवाज हम ऑलरेडी उठा रहे। सब जगह पर हम लोग उठा रहे, उनका जो संपत्ति आने वाला उनका परिवार के लिए रहेगा, उसके ऊपर 50% टैक्स जोड़ने के लिए हम लोग आवाज कर रहे थे। ये हमारा जो टैक्स पॉलिसी, ये टोटल टैक्स पॉलिसी जो है वो प्रो मोनोपोली, प्रो कॉर्पोरेट मोनोपोली है, पॉलिसी है। हम लोग देखा इस साल भी जो इनकम टैक्स का जो पॉलिसी बनाया, जिसमें 10 लाख रोजगार करने वाला को 30% टैक्स देने पड़ेगा और कॉर्पोरेट को 22% देने पड़ेगा। ये 22% देने की बात करते उस कॉर्पोरेट सेक्टर को ये पूरा देश देख रहे। मगर ये मीटिंग के लिए धन्यवाद, सब इस मीटिंग से नहीं, हम जानते हैं जो किस तरीका से लाखों लाखों करोड़ रुपया बैंक से मुकुब कर दे रहे तमाम जनता की पैसा, जो बैंक को किस तरीका से नेचुरल डेट करने की कोशिश कर रहे, किस तरीका से प्राइवेट सेक्टर को आगे देने की कोशिश कर रहे, किस तरीका से हमारा देश की इकोनॉमी जब लॉकडाउन के सामने गिर गया था इतना, मगर उस समय अगर 300% प्रॉफिट किया है। लास्ट एक साल में 2020 में जो हालत था गौतम अडानी की, जो 9.7 बिलियन की मालिक था, आज उसका प्रॉफिट एक साल में 178% प्रॉफिट किया है। इनका ऊपर टैक्स अगर चापेंगे तो इनका कितना नुकसान होगा, कितना कम होगा। मगर उस पैसा से हमारा देश की सरकार जिस कायदा से, उसका कंधा से वेलफेयर स्टेट की कैरेक्टर को छोड़ने का कोशिश कर रहे, वेलफेयर मेजर को हटा रहे, काट रहे, कम कर रहे। मगर ये 2% अगर
उनके ऊपर होता तो उस पैसा से हम हमारा देश की एक बड़ा भूमिका, ये जो समाज में पिछुआड़ को लिए जो हमारा स्कीम है, इस स्कीम को हम आगे बढ़ाने सकेंगे। हमारा जो राइट, हमारा 2014 एक्ट से दिया है, जिस राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो लड़ाई, उस लड़ाई में हमें देख रहा है हमारा जो 2.5% पॉपुलेशन के आधार पर जो जमीन रखने की बात हो रही है, उसके ऊपर भी नजर हो रहा है। हमारा देश की बड़ा पूंजी को मास्टर प्लान, जोनल प्लान, सिटी डेवलपमेंट प्लान में ये 2.5 रखने की जो बात है, हमारा परसेंटेज शक्तिमान, आपका वीडियो ऑफ करके ट्राई करेंगे, शायद नेटवर्क का दिक्कत है। हो गया भी कोई कॉर्पोरेशन उनका मतलब परसेंटेज अगर नहीं रखा है, क्योंकि उसके ऊपर यही कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रेशर, यही बड़ा पूंजी की प्रेशर है। उनका लिए डेवलपमेंट की बात, इनका जो डेवलप शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं शक्तिमान। हाँ, आई थिंक ओके। तो आई थिंक शक्तिमान जी डेफिनेटली डिस्कनेक्ट हो गए हैं अभी, एंड अमोद, आई होप आप चेक कर सकते हैं उनके साथ कि वो जुड़ पाए कि नहीं। And of course, I think we'll try our best to get Shaktiman ji back so that at least he can give closing comments as a speaker at the end of this after our other two speakers speak. But I'll just give a brief translation in English of what we did manage to hear from him, in spite of that bad network that he was having to join this conversation from. One is he spoke about how just even historically we were at a scenario where the Arjun Sengupta report, which was a report that looked at how actually identifying the total number of unorganized workers and also suggesting ways in which unorganized workers in the state can be empowered and how there can be a social security mechanism that can look after them. And how the report had made a recommendation that there must be a social security fund to the tune of 1 lakh crores, which was rejected by the then government in power. And this took place at the same time when the SEZ policy allowed tax waivers to the tune of 5 lakh crores. So this indicated how there was a difference in priorities between looking at the economic interests of unorganized workers versus the economic interests of those who were corporations and private sector that was investing and putting the money into business for greater profit. Shaktiman ji also spoke about the kind of distress that hawkers faced during the lockdown, and the distress continued even in the form of suicide of hawkers that he also spoke about, and how this was also a parallel period when the wealth of billionaires just grew at the same time. So these were two striking examples that Shaktiman ji gave of competing priorities that were visible. And towards the end, though we unfortunately lost a little bit of what he was trying to communicate because of bad network, but towards the end, he was trying to articulate on why there needs to be now an economic framework which counters against the tax policy, which is favoring the existing monopolies or is enabling further monopolies. And so yahi sankshept mein this was a sort of a brief translation of the points that he raised in English. And like I said, we will
also be in touch with him to make sure that we do hear his final comments at the end after all the speakers meet and we have a Q&A. Now I will request our next speaker, मधु प्रसाद जी, कि वो भी अपना बात रखे. मधु जी एक फॉर्मर प्रोफेसर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और एट द सेम टाइम केवल वो एक अध्यापक भी नहीं थी, केवल पढ़ा भी नहीं रही थी, पर एक ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के साथ उसके बिल्कुल शुरुआती दौर से जुड़ी रही है. मधु जी और ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन ने बहुत प्रयास, एडवोकेसी और कैंपेन्स में भाग लिए हैं टू इंश्योर and for the realization of the constitutional right of all children to have a right to equal and quality education. और particularly COVID के दौरान, pandemic के दौरान जो एक बिल्कुल एक असमानता निकल के आई कि जब सारी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी और बहुत सारे, जैसे हमने देखे हैं, परिवारों के बच्चे जिनके पास कोई लैपटॉप या मोबाइल कनेक्टिविटी या मोबाइल फोन नहीं थे, उनके अधिकार और उनके एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन पे जो वार हुआ, उन सभी मुद्दों पर ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन और मधु जी और उनके सब साथियों ने बहुत आवाज उठाई और इसको कॉन्स्टेंटली पब्लिक डोमेन और पब्लिक डिस्कोर्स में उठाते रहे. तो मधु जी, we look forward to hearing your comments on this issue. You're on mute, Madhu ji. Still on mute. Sure. I think वो 1 मिनट में अनम्यूट कर लेंगे तो हम. Okay. Is that okay? All Yes. right. Okay. सब साथियों को इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जोहार. आज की जो डिस्कशन है ये बहुत अहम है, क्योंकि आज हमारे ये हालत हो गई है कि हमारे प्रधानमंत्री खुद कहने लग गए हैं कि लोगों को रेवड़ी खाने की आदत मुफ्त में पड़ गई है और ये रेवड़ी कल्चर हमें छोड़ना चाहिए. तो मुझे एक चीज का बहुत ये दुख लगा कि ये स्टेटमेंट जो आई, ये उस वक्त आई, it has come at that time when the conditions of our people are financially so insecure that internationally we are dropping on the scales of inequality and poverty, and worst of all, child wastage. मतलब हमारे बच्चों की सेहत पे इतना असर पड़ रहा है कि हमें बहुत दुख लग रहा है कि इस वक्त पे हमारे प्रधानमंत्री ने ये मुफ्त की रेवड़ी खाने की आदत की बात की और ये नहीं सोचा कि सरकार को क्या करना चाहिए. मुझे लगता है कि जो पॉल और शक्तिमान जी ने पहले हमें बताया है कि जो टैक्सेशन नीति के मतलब सरकार अपनी आमदनी कहाँ से जोड़ती है और इसको किस तरह से लोगों में बांटती है, ये एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जिस तरह की हमारी टैक्सेशन की पॉलिसी होगी उसी तरह की हमारी नीति होगी. अगर हम लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे तो फिर हम लोगों के ऊपर नहीं खर्च करेंगे इस पैसे को. जो आम आदमी से इकट्ठा कर रही है सरकार, वो सरकार आम आदमी से लेके अमीरों तक ले जा रही है. और ये चीज मैं एक याद दिलाना चाहती हूँ आप लोगों को
कि ये कोई नई बात नहीं है। ज्योतिबा फूले ने बहुत साल पहले 150 सवा सौ साल पहले अंग्रेजों के सामने यही मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि आपकी आमदनी जो होती है वो तो मेहनत कश के खून पसीने से आमदनी आती है, लेकिन आप उसको खर्च करते हो ऊंची जाति और अमीर लोगों के ऊपर। तो यही हमारे आजादी के आंदोलन में भी ये सवाल बहुत उठाया गया कि हमें ऐसा देश बनाना है, ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें मेहनत कश के ऊपर जो इस देश की अमीरी जो पैदा करता है उस पे इसको खर्च किया जाना चाहिए। अब जो हमारे यहाँ पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं, जब से हमारे सरकारों ने ये नियो लिबरल रिफॉर्म्स पॉलिसी अपनाई 1991 में, तो तब से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी सरकार हमारे जो संवैधानिक और हमारे जो आजादी के आंदोलन के जो उद्देश्य थे उससे अलग हटके हमारी सरकारें अमीरों को और अमीर करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत अमीर हैं, और अमीरों को और अमीर करने की कोशिश कर रही हैं, और आम आदमी को बिल्कुल वो पिस रहे हैं। उनकी जिंदगी में ये हालत आ गई है। तो एक तौर से मैं अब सब चीज के बारे में तो नहीं बात करूंगी, मैं सिर्फ शिक्षा नीति के बारे में बात करूंगी। ये जो मैं कह रही हूँ, ये जो इस नीति में जो पॉलिसीज आ रही हैं, जो नीतियां इसमें पेश की जा रही हैं, ये नई नहीं है। ये पिछले 30-35 साल से धीरे धीरे हर सरकार कोशिश कर रही है इनको लागू करने के लिए। लेकिन जो हमारे देश में जिंदा दिली जनतंत्र जो है, इसकी वजह से पहले की सरकारें थोड़ी रुक रही थी कि जो नीति लाने की कोशिश कर रहे थे उस नीति पे थोड़ा बदलाव आया, थोड़े चेंजेस आए या उसको रोक दिया गया, क्योंकि लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे थे। लेकिन आज की जो 2014 से जो हमारी सरकार है, ये बहुत दुख की बात है। बस इस सरकार ने लोगों की बात सुनना बंद कर दिया है। हम सब ने देखा है, 1.25 साल के लिए हमारे किसान बैठे रहे दिल्ली के सड़कों के बाहर, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे। हमने देखा किस तरह से हमारे एंटी सीएए वाले मूवमेंट लोग बैठे रहे, किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स सब लड़ रहे थे कि शिक्षा को प्राइवेटाइज मत करो, शिक्षा को महंगा मत करो, ये फिर लोग नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो वो आगे अपनी जिंदगी आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। लेकिन सरकार ने किसी की नहीं मानी, अपनी जरूरतों के लिए कह दिया, जैसे किसानों को कहा कि अच्छा हम आपकी बात पे सोचेंगे, लेकिन साल भर हो गया अभी तक किसी ने कोई सोचा नहीं। तो हमें ये देखना है कि जिस तेजी से जो प्रक्रिया 30-35 साल पहले शुरू हुई थी, वो एक तेजी से आगे बढ़ रही है अब, क्योंकि ये सरकार जनतांत्रिक तौर तरीकों को नहीं अपना रही, और शिक्षा में जो इसका असर पड़ रहा है बहुत स्पष्ट और बहुत ऑब्वियस वे में ये दिखाई दे जा रहा है। हम सबके सामने दिख रहा है कि क्या किया जा रहा है शिक्षा को। हमने देखा है कि जो नीति आई है वो तो उसमें शब्दावली तो बहुत अच्छी यूज की है, पॉलिटिकली करेक्ट है, सबके बारे में बात करो, पहले जो 1-2 पैराग्राफ्स है, उसके बाद जब नीति खुलती जाती है तो हम देखते हैं बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है। सबसे पहले तो ये है कि ये नीति जो आई है, अब ये नई शिक्षा की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो आई है,
इसकी वजह से तकरीबन 85-90% लोग, बच्चे हमारे, वो फॉर्मल एजुकेशन से अलग हो जाएंगे, उनको नहीं मिलेगी। और हमें ये देखना चाहिए कि ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान साहब ने खुद कहा है न्यूज़पेपर में, कि हम एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को 3 तरह से देख रहे हैं। एक वो बच्चे जो गिनती और पढ़ना लिखना सीख लेंगे, न्यूमरेसी और लिटरेसी वो सीखेंगे, वो अपना एक उम्र तक वो करेंगे। उसके बाद वो आएंगे, दूसरे तरीके के जो बच्चे हैं वो हमारे कामकाजी ट्रेनिंग और स्किल लेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, वो हमारे सेकंड स्टेज है। पहला स्टेज है 3 साल से लेके वो से 5वीं जमात तक होगा, और उसके बाद आएगा ये जो हमारा कामकाजी जो ट्रेनिंग होगी। और आखिरी जो हमारा कैटेगरी है विद्यार्थियों की, वो विद्यार्थी हैं जो फॉर्मल एजुकेशन हासिल करेंगे। तो मैं जो कह रही हूं वो गलत नहीं है। हमारे 85-90% बच्चे पहले 2 स्टेजेस में ही निकाले जाएंगे। वो सिर्फ लिखना पढ़, थोड़ा नंबर और लिटरेसी उनके लिए ठीक है, और उसके बाद वो कामकाजी ट्रेनिंग लेंगे। अब ये कामकाजी ट्रेनिंग जो है, हमारे प्रधानमंत्री ने फिर एक अजीब सा स्टेटमेंट दिया कि भैया नौकरी नहीं मिल रही तो पकौड़े तल लो। ये तो कामकाजी भी आप ऐसे कामकाज बता रहे हो जिनको आप ही ने और आपकी सरकार ने ही खुद डिमोनेटाइजेशन से बर्बाद किया। जो लोग अपने जो ट्रेडिशनल, जो अपना, अक्सर ये जातिवादी कामकाज होते हैं, कुम्हार का बेटा कुम्हार है, और जो वीवर का बेटा वो कपड़ा सूत से काम करता है, ये सब होगा। तो इनको तो ये छोटे उद्योग और छोटे धंधे जो लोग खुद करते हैं, इनको तो आपने डिमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से आपने बर्बाद कर दिया। और अब आप बच्चों को कह रहे हो कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलती, आप सरकार से क्यों ये रेवड़ी मांगते कि सरकार आपको नौकरी दे, आप अपने आप पकौड़े तलना शुरू कर दो। सो आप सोच समझ सकते हैं कि ये कैसी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। और एक छोटा सा तबका सिर्फ पहुंचेगा जो फॉर्मल एजुकेशन में काम करेगा। अब इसको लागू करने के लिए सरकार 2-3 रास्ते अपना रही है। सबसे पहला रास्ता तो हमने ऑलरेडी देख रखा है पहले से, जिसको कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, PPP। अब इसमें प्राइवेट को बदल के इन्होंने फिलैंथ्रोपिक कर दिया है अपनी नई पॉलिसी में। फिलैंथ्रोपिक मतलब कि सामाजिक रिफॉर्म के लिए, सामाजिक फायदे के लिए जो काम किया जाता है उसको फिलैंथ्रोपिक कहते हैं। और इनका रास्ता, ये चाहते ये है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ये क्यों चाहते हैं? क्योंकि इससे वो सरकार को शिक्षा से पीछे हटाना चाहते हैं। और ये सिर्फ शिक्षा में नहीं हो रहा, ये हेल्थ में भी यही हो रहा है। इस तरह से आप सरकार को पीछे हटा रहे हैं, सरकार को अपना पैसा ना लगाना पड़े। आप ये कह रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो स्टेट से जुड़े नहीं हैं, वो आके ये जिम्मेदारी उठाएं। और ये नॉन स्टेट एक्टर में हर तरह के लोग हैं। आपके कॉर्पोरेट्स हैं, आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके NGOs हैं, आपके एजुकेशन एड्यूटेक ऑनलाइन कंपनीज हैं। और एक इसमें नया आया है जो इस पॉलिसी में, आपके वॉलंटियर या
स्वयं सेवक, ये सब अब आएंगे हमारी शिक्षा प्रणाली में। इनका दखल अंदाजी बिना बिल्कुल इनका अब रोल होगा। अब ये आएंगे हमारी शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए, सरकार नहीं करेगी। अब इसके लिए तो बहुत मुश्किल है कि अगर हम इस तरह से अपनी शिक्षा को और अपने स्कूलों को सिर्फ ये नॉन स्टेट एक्टर को देखे और इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं हो, ये जो करे जैसे करे वो अच्छा है। क्योंकि हमारी राज्य तो पहले ही पीछे हट गया। वो कहते हैं कि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे शिक्षा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। हम अब फोकस हमारा ये होगा कि आउटकम कौन दे सकता है। हमें पढ़े लिखे यंग पीपल, यूथ हमारे पढ़े लिखे, हमें ये आउटकम कौन दे सकता है। तो ये आउटकम ये कह रहे हैं कि ये रिलीजियस और कॉर्पोरेट और ये एड्यूटेक कंपनीज और ये वॉलंटियर्स, ये स्वयं सेवक, ये हमारे लिए कर लेंगे। इसके अलावा जो कोविड के दौरान, जो कोविड के लॉकडाउन के दौरान जो जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा की बात हुई, पहले भी पॉलिसी में ऑनलाइन शिक्षा की बात है, पर पहले जब इन्होंने बोला था कि ऑनलाइन को हम थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेंगे, जिन लोग बच्चों तक हम पहुंच नहीं सकते या जो बच्चे सारा दिन स्कूल में नहीं बैठ सकते। अब आप मेरे से पूछिए कौन से बच्चे हैं जो सारा दिन स्कूल में नहीं बैठ सकते? वो तो सिर्फ कामकाजी बच्चे ही हैं। तो हमारी सरकार कह रही है कि कामकाजी बच्चे रहेंगे, हम उनके लिए स्कूल में जगह नहीं बनाएंगे, हम उनको सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई और ट्रेनिंग देंगे। तो इसके लिए ये हुआ कि उस चीज पे सरकार ने पकड़ लिया कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी चीज है। तब तक शोर मच रहा था ऑनलाइन क्लासेस का, तब तक रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी। अभी एक दो बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं कि कितना बिल्कुल कुछ असर नहीं पड़ा, बच्चे स्कूल जाना बंद कर गए। जो बच्चों को पहले आता था पढ़ना लिखना वो भी भूल गए, क्योंकि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली ये लॉकडाउन के दौरान, और कोविड के 2 साल के दौरान स्कूलों पे बहुत बुरा असर पड़ा। तो इसका मतलब ये अब सरकार कह रही है कि हम ज्यादातर लोगों तक ऑनलाइन से पहुंचेंगे। ऑनलाइन से हम इसको, क्योंकि हम सबको पता है कि लोगों के पास स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स नहीं है। सिर्फ 8% ऐसे खानदान हैं, ये सरकार का डेटा है मेरा नहीं, 8% ऐसे खानदान हैं जिनके यहाँ बच्चे 5 साल से लेके 24 साल की उम्र के हैं, जिनके पास या लैपटॉप है या स्मार्टफोन है या लैपटॉप या स्मार्टफोन तक एक्सेस है। केवल 8%। तो ये कह रहे हैं देखिए फिक्र मत कीजिए, हम इसको, एक तो ये लैपटॉप और ये सब हो जाएगा, हम इसको रेडियो पे भी कर देंगे, हम इसको टीवी पे भी कर देंगे। और हम ये भी कहते हैं अगर तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ है तो आप पड़ोसी के यहाँ चले जाइए। और फाइनेंस की बात हो रही है, सरकार ने अपनी बजट डिजिटल स्प्रेड के लिए अपनी बजट हाफ कर दी, जितनी पहले थी अब उसको आधा कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, ये सिर्फ ऑनलाइन कॉरपोरेशंस को अमीर बनाएगी, उनके लिए पैसा कमाएगी। ये सिर्फ कॉरपोरेशंस को कराएगी, एनजीओज, रिलीजियस ट्रस्ट, इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, और हमारे स्वयंसेवक तो होंगे ही होंगे इसमें। लेकिन पूरा बोझ जो है शिक्षा का, वो बोझ अब स्टूडेंट और स्टूडेंट की फैमिली पे पूरी तरह से पड़ेगा। क्योंकि अब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि बजट को तो बहुत काटा है,
स्कूल के बजट्स को कई स्टेट्स में, अब जैसे उत्तर प्रदेश ने पिछले साल 90% अपना स्कूल का बजट काट दिया, तो फिर पैसे कहां से आएंगे? कौन से हैं ये जो दूसरे कॉर्पोरेट्स वगैरह जो आ रहे हैं, इतना नहीं आ रहे। सो बात ये तरीका क्या है कि आपको वो शिक्षा मिलेगी जिस शिक्षा के लिए आप पैसे देने के लिए तैयार हैं। जितना पैसा आप दे सकते हैं वैसी शिक्षा आपको मिलेगी। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल के पैसे नहीं दे सकते, अगर आपको सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती, और अगर आपके सरकारी स्कूल में टीचर्स नहीं आ रहे, तो आपको शिक्षा वहां नहीं मिलेगी। ठीक है, जितनी आप दे सकते हैं पैसे उस हिसाब से आपको मिल रही है। तो इनकी पॉलिसी में ये कर रहे हैं कि बजट तो आप काट रहे हैं, उसके अलावा जहां जहां आप ग्रांट दे रहे हैं, सरकार ग्रांट देती है, वो ग्रांट अब लोन बनना है। या तो इंस्टीट्यूशन को, या तो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी को लोन दिया जाता है, या व्यक्ति को स्कॉलरशिप के बजाय ये कहा जाता है कि आप लोन ले लीजिए। अब भी हो, करीब आई थिंक पिछले हफ्ते सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स को नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कहा है कि आप बच्चों को 10 लाख तक लोन दे सकते हैं। पहले आई थिंक 5 या 7 लाख था, आप 10 लाख तक लोन दे सकते हैं बिना किसी कोलैटरल के। ये आप बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेटमेंट है सरकार की, ये डायरेक्टली जो प्राइवेट लोग शिक्षा में पैसे कमा रहे हैं उनको स्पष्ट तौर से बताया जा रहा है कि आप अपनी फीस बढ़ाओ, आप फीस बढ़ाओ, क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कह रहे हैं कि आप बच्चों को 10 लाख तक दे दो। सो एक तरह से फिर आप ये कर रहे हैं, आप बच्चों को कह रहे हैं, जहां गरीब बच्चों के स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल, जो मॉडल स्कूल नहीं है, मॉडल स्कूल और केंद्रीय विद्यालय और ये सब तो नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल और प्रतिभा स्कूल, ये तो सब अच्छे बनाए जा रहे हैं, पर जो आम स्कूल है, जहां आम बच्चा जाता है, वहां की क्या हालत है? 60% टीचर की पोस्ट ही वेकेंट है, प्रिंसिपल्स ज्यादातर है ही नहीं। आपके यहाँ स्कूलों में ना पढ़ाई हो रही है, ना टीचर है, बस इतना है कि बच्चे अगर आ गए तो आ गए, वो खेलते घूमते फिरते ये करते वो करते। सुना है कि ड्रग्स वग्स बहुत चल रही है प्राइवेट स्कूल्स में इसी वजह से, क्योंकि क्लास लग नहीं रही। और आप ये कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को आप बोल रहे हो कि आप ये स्कूल छोड़ दो और आप ओपन स्कूल में चले जाओ। ये कहा जा रहा है, ये दिल्ली शहर तक में कहा जा रहा है, बच्चों को स्कूलों से कहा जा रहा है आप छोड़ के ओपन स्कूल में चले जाओ। क्यों? क्योंकि आपके नंबर ज्यादा अच्छे आएंगे। मतलब सरकारी स्कूल में आपके नंबर ठीक नहीं आएंगे, पर ओपन स्कूल में आपके ठीक आ जाएंगे, आपके नंबर ठीक आएंगे। फिर अगर बच्चे just time, we'll have to wrap how up much in time? How much 2 time? minutes. 2 minutes. Okay, I'll take it 2 minutes. Sorry. So ये जो बात, ये पूरा बोझ जो है अब ये बच्चों पे और उनकी फैमिलीज पे पड़ रहा है। नतीजा ये है कि बच्चे, ज्यादातर सरकार की कोशिश है कि हम बच्चों को स्कूल में से निकाल के ओपन स्कूल में डाल के मर्जर स्कूल का करके और क्लोजर कर दे कि भाई यहाँ तो बच्चे ही नहीं है, बच्चे बहुत कम है तो हम इनको निकाल दें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो इस पॉलिसी में हुई है, जिसके बारे में दिवाकर साहब ने भी सवाल उठाया है, वो ये है कि सोशल जस्टिस का सवाल खत्म किया जा रहा है।
रिजर्वेशन का तो नाम निशान मुश्किल से आता है इस पॉलिसी में, और जहां आता है उसके इमीडिएटली बाद ये कहा जाता है कि हमारी पॉलिसी केवल मेरिट पे आधारित है, जैसे रिजर्वेशन मेरिट के खिलाफ है। तो ये हम देख रहे हैं इन्होंने ये क्या किया है, इन्होंने अब कास्ट, जेंडर, रिलीजियस माइनॉरिटीज, इन सबको इनका जो सिस्टमिक जो इनका जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी अब बात नहीं हो रही, और इसलिए सिस्टमिक सोल्यूशन की बात नहीं हो रही। रिजर्वेशन एक सिस्टमिक सोल्यूशन है। अब आप कह रहे हो कि ये सोशली डिसएडवांटेज लोग हैं, ये सोशली डिसएडवांटेज लोग हैं, ये व्यक्ति हैं जो किसी वजह से सोशली डिसएडवांटेज है, तो इसलिए इनके लिए जो सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं वो भी इंडिविजुअल, और इस तरह से इन्होंने अब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% बना ली है रिजर्वेशन। आपने जो सिस्टमिक जो एक हमारे समाज में एक बुराई जो है उसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटा के आपने व्यक्तिगत बना दी है डिस्क्रिमिनेशन, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ये कहा जाता है कि भाई जिसकी 8 लाख से कम इनकम है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएगा। बहुत हमारे बच्चे कह रहे हैं, हमारे माँ बाप कह रहे हैं कि हमें 8 लाख की आमदनी दे दीजिए और रख लीजिए अपनी रिजर्वेशन, हमें नहीं चाहिए। अगर हमें 8 लाख की आमदनी मिल जाए तो हम खुद अपने बच्चों का देखभाल करेंगे। सो ये जो पॉलिसी नीति आई है, ये एक तरह से जो इनका जो इनकी टैक्सेशन पॉलिसी, जो कि अब अंग्रेजों के जमाने की टैक्सेशन पॉलिसी की याद दिलाती है, वही टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी शिक्षा नीति बना रही है जिसमें हमारे 85 से 90% बच्चे स्कूली शिक्षा से बिल्कुल हटाए जाए। थैंक यू मैम। Thank you very much, Madhuji. And just a very, sorry, I'll have to keep this summary translation, actually a very brief summary in Yes. English. But Madhuji really took the example of education and the new education policy of 2020 to really illustrate just the kind of complicated and conflicted framework of economic justice that we are currently trying to push against. The idea that, and interestingly, firstly, she brought out that the idea that there must be a reformative, a progressive tax framework was something that was pushed by somebody like Jyotirao Phule as a part of the national history itself and the national movement history itself. Then she went on to, by giving detailed analysis and examples from the new, the now revised National Education Policy of 2020, which is going to lead to wide-scale exclusion of children from marginalized communities, pushing children from different economic backgrounds to different directions of the quality of education that they will be able to access. The proliferation of non-state actors in providing education, the constant push of and the kind of a pervasive way in which online education is also spreading its reach, the kind of budget cuts that the education sector are seeing, and the translation of the movement away from grants and scholarships to actual loans to students. That is a kind of a scenario which is pushing actually so many citizens and so many children
to be out of the education framework and the education system that the state is supposed to be obligated to provide. And it is in this scenario when citizens will assert their rights and would have to fight for their rights, that on the other hand, they're also being dubbed as those interested in freebies or rabri. So this is the kind of a complex reality within which we are having to make this come together campaign and make this demand for taxing the top 1% for their wealth and their inheritance. And I think that this really gave us a very excellent dose of sort of what is it, the multiple ways in which this demand and our advocacy is going to be confronted by structural issues, by policy issues, and by even the politics of what people are going to be called as for even just asserting their rights. So thank you very much, Madhu ji. और अभी मैं निवेदन करती हूँ हमारे आखिरी स्पीकर दयामणि बारला जी से कि वो अपनी बात रखे कि इस पूरे सबसे अमीर और अमीर वर्ग पे टैक्स लगाने की क्यों जरूरत है, और केवल एक उसमें भी हम कह रहे हैं कि अमीर वर्ग में से केवल वो 1% जो इतना पैसा अभी कमा रहा है, और गिनतियों में है ऐसे परिवार जिनकी आमदनी, जिनका व्यय इतने सारे लाखों लोगों के बराबर है। दयामणि जी, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक एक्टिविस्ट रही है with a particular focus on the rights of tribal communities और उनके जल जंगल जमीन के आंदोलनों के साथ वो आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच के साथ भी जुड़ी है, जिसने पूरा आर्सेलरमित्तल स्टील प्लांट के खिलाफ 2008 में एक लंबी लड़ाई भी लड़ी थी। दयामणि जी, लोगों के अपने संसाधनों पर अधिकार और उनके अनुसार विकास होने की पूरी प्रक्रिया में कैसे लोग अपनी बात रख सके और अपनी बात को आगे ले जा सके, उन पे काम करती है। और दयामणि जी एक्टिविस्ट होने के साथ पत्रकार भी है और उन्होंने बहुत सारी बुकलेट, किताबें अलग प्रकार के लिखे भी है। तो अभी मैं दयामणि जी से निवेदन करती हूँ कि वो 15 मिनट में अपनी बात रखें। सभी साथियों को मेरा जोहार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सभी साथियों को मेरा जोहार। आज जो विषय NAPM ने रखा है, ये इस पर बार बार हम लोगों को डिस्कशन करना चाहिए, इसलिए कि जिस तरह से आज की परिस्थितियां बनी हैं और 2014 के बाद केंद्र सरकार ने जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का सौदा कर रहे हैं और आज की तारीख में तमाम संसाधन अपने हाथ में लेने के बाद ऊपर से देश के कल्याणकारी सरकार होने के बावजूद वो नागरिकों के भलाई के लिए नहीं, परंतु बड़े बड़े कारपोरेट घराने की भलाई के लिए ही तमाम पॉलिसियां बना रहे हैं। हम लोगों ने आज के इस चर्चा में जितने भी साथियों का बात सुने, सभी ने एक शब्द में अपनी बातों में पॉल दिनाकरन भी और मधु जी भी जो बात रखी कि आज जिस तरह से देश की सरकार गरीबों के हाथ से तमाम संसाधन अपने कंट्रोल में ले रही है और साथ में तमाम टैक्स के नाम पे गरीबों के से टैक्स वसूल रही है, चाहे वो शिक्षा के नाम पर, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, या तो और जो बाकी सुविधाएं हैं उनके नाम पर। हर तरह के टैक्स गरीबों के यहाँ से बटोर रही है और वो तमाम जो टैक्स हैं उस टैक्स को
कारपोरेट घराने का पूंजी बढ़ाने के लिए, उनके निवेश को बढ़ाने के लिए, उनके मुनाफा को बढ़ाने के लिए ही ये इस्तेमाल कर रही है। मैं ये बात कहना चाहूंगी यहाँ पर कि निश्चित रूप से सरकार को ये पॉलिसी बनाना चाहिए, और सरकार तो वैसे ही कोई भी पॉलिसी, हर पॉलिसी अपने हिसाब से बना रही है। सिर्फ देश के, अभी मधु बहन ने जिस तरह से अपनी बात रख रही थी कि देश के जो संसाधन हैं, वो तमाम संसाधन को या तो देश के नागरिकों के लिए जो जन सुविधाएं सरकार को देनी है, कल्याणकारी सरकार को अपने देश के नागरिकों के लिए जो व्यवस्था करना है, वो तमाम व्यवस्था पीपीपी मोड में कर रही है। यानी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको निजी हाथों में देने का काम कर रही है। और निजी हाथ में देने का मतलब ये है कि वो तमाम संस्थाएं हर शिक्षा से भी मुनाफा कमाएंगी, स्वास्थ्य से भी मुनाफा कमाएंगी, भोजन से भी मुनाफा कमाएंगे, पानी से भी मुनाफा कमाएंगे, बिजली से भी मुनाफा कमाएंगे। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग एनएपीएम के साथी, या तो हम लोग जैसे कि आदिवासी समाज झारखंड में जल जंगल जमीन की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं, और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग समाज के हाथ में, जो समाज का कलेक्टिव ओनरशिप में, यहाँ का जंगल है, जमीन है, नदी है, पहाड़ है, ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो उसको पूरी तरह से छीन के कारपोरेट घराने के हाथ में दे रही है। अब हम लोग ये सवाल पहले से उठाते रहे हैं कि सरकार जब बोलती है कि हम यहाँ का खनिज के बदले जमीन मालिकों को हम शेयर देंगे, तो हम लोग कहते हैं कि शेयर नहीं, हमको मालिक बनाइए। इसलिए कि जंगल भी हमारा है, जमीन भी हमारा है, यहाँ का प्राकृतिक संसाधन के साथ हमारा मिनरल्स भी हमारा है। तो आपने तो कुछ किया नहीं, श्रम भी हम करेंगे, तो हम तो यहाँ के मालिक हैं। तो हम यहाँ का आज की तारीख में टैक्स, हम लोग टैक्स पर बात करने जा रहे हैं कि 1% टैक्स से सरकार ऐसा पॉलिसी बनाए कि कारपोरेट घराने अपने मुनाफा में से गरीबों के लिए, गरीबों के सेवा के लिए, गरीबों को समुचित उनके जो जरूरतें हैं उनको पूर्ति करने के लिए 1% टैक्स का व्यवस्था करें। हम लोग 1% की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि 1% क्यों, जबकि आप कहीं पर कारखाना लगाते हैं तो जमीन हमारा होता है, और जमीन के नीचे का मिनरल्स वो भी हमारा है, कारखाना चलाने के लिए पानी भी हमारा है, हर संसाधन तो हमारा ही है। तो हम 1% टैक्स की बात ना करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब जल पानी भी हमारा, हर चीज हमारा, तो 1% टैक्स से बात नहीं बनेगा। इसलिए कि जब केंद्र सरकार हम लोगों के ऊपर, गरीबों के हाथ से, जब जिस तरह से मोनेटाइजेशन हुआ, मोनेटाइजेशन के बाद जिस तरह से आज की तारीख में सब चीज में जीएसटी लगा रहा है, आपका हर चीज में जीएसटी, शिक्षा में जीएसटी, स्वास्थ्य में जीएसटी, आपका भोजन में भी जीएसटी। अब जब राज्य 18% जीएसटी हमसे लेता है, केंद्र हमसे 18% जीएसटी देता है, तो हम 1% के हकदार क्यों होंगे कि हम कारपोरेट घराने से सिर्फ 1% टैक्स की हम मांग करेंगे? हम लोगों को, मैंने जितने भी जो मतलब इस तरह का जो जब टैक्स की बात होती है, पॉलिसी बनाने की बात होती है, तो पॉलिसी ऐसे बने, जब हम लोग कह रहे हैं कि रोड बेच दिया, मिनरल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, तो एयरपोर्ट किसके जमीन पर बना है? तो आदिवासियों के जमीन में, किसानों के जमीन पे बनता है। तो वहां का हमको 1% नहीं, हमको 50% में सरकार जितने भी कारपोरेट घराने हैं उनसे 50% टैक्स वसूल करने का पॉलिसी बनाए, ताकि हम लोगों को 1 रुपया का अनाज कब तक खिलाते रहेगा? तमाम संसाधन हमारे हाथ से लूट लेगा और 1% का अनाज खिलाते रहेगा, ये नहीं चलेगा। जब यहाँ पर रोड आपने बेच दिया कारपोरेट घराने को, और उसी रोड में जब हम लोग चलते हैं जमीन मालिक लोग, तो आप वहीं पर टोल टैक्स लगाते हैं।
और टोल टैक्स लगाते हैं और टैक्स दे के हम लोग अपने ही जमीन में चलते हैं। तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। इसलिए मैं जब 1% टैक्स की बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 1% टैक्स की मांग हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को 50% टैक्स गरीबों के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए मांग करना चाहिए। ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए सरकार से, ये हम लोगों को मांग करना होगा। तब हम सोशल जस्टिस की बात कर सकते हैं, तब हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर सकते हैं। नहीं तो अमीर, यहाँ देश में हम लोग अमीरों का संख्या गिनते हैं तो यहाँ पर 10 अमीर भारत में है, बाकी 130 करोड़ जनता में सिर्फ 10 अमीर लोग हैं जो पूरे देश के किसानों के हाथ से, दलितों के हाथ से और पूरे देश के आदिवासियों के हाथ से तमाम संसाधन लूट के वो अमीर पर अमीर बन रहे हैं। तब मेरा ये मानना है कि 1% टैक्स नहीं, 50% टैक्स है सरकार अमीरों के से ले और गरीबों के लिए खर्च करे, तब ये कल्याणकारी सरकार निश्चित रूप से सोशल जस्टिस को नए तरीके से रिफॉर्म करेगा। नहीं तो अमीर और गरीबों के बीच में जो खाई बढ़ते जा रहा है वो खाई कभी भी नहीं पटेगा। और ये भारत के नागरिकों का जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, ये जस्टिस नहीं हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम साथियों को मेरा जोहार। बहुत शुक्रिया दयामणि जी। और मैं आपके बातों का एक बहुत संक्षेप में अंग्रेजी में संवाद करूंगी। So Dayamani ji, really the fundamental point that she made, which is a very critical takeaway for all of us, is actually to say that why just 1% taxation of the rich. She explained that the rich have got richer because of using all kinds of resources such as land, water, forests, minerals, which are actually resources that are owned by the people of this country. So when they have got richer and they have amassed more and more wealth by using resources that actually belong to us, why should we be content only with a taxation of 1% of their income? So for how long should they take everything and just give us 1% of what they have taken? And her strong suggestion and advocacy was that not 1%, but we must have 50% of what they earn, because their whole capacity to earn is through resources that are actually owned and belonged by the people of India. And that is the only way that we can really move towards not just social welfare, but actually towards a regime of social justice. तो इसी में संक्षेप में दयामणि जी ने बात रखा था। बहुत शुक्रिया आप सभी को, पॉल, मधु जी, शक्तिमान जी, दयामणि जी। अभी मैं बस पूछूंगी कि अगर कुछ लोगों के कोई सवाल है, कुछ और बात अगर वो रखना चाहे तो पहले वो सुन लेंगे, और उसके बाद एक और बार सभी स्पीकर से हम 5-5 मिनट में सुनेंगे कि उनके अंतिम कमेंट्स, विचार क्या रहेंगे। तो पहला आई थिंक अंबिका यादव का एक प्रश्न है। प्लीज अंबिका बोलिए। मेरा सवाल है कि झारखंड में खान और खनिज को लेकर जो सरकारें व्यवस्था करती है कि वो DMFT का एक फंड होता है, वो फंड से 10% जहां के लोगों का जमीनें ली जाती है और उनके लाभ के लिए काम, प्राय हम ऐसा देखते हैं। उदाहरण के लिए हमारा पश्चिमी सिंहभूम का जो चाईबासा क्षेत्र है, वहाँ हजारों 1500 करोड़ रुपया पड़ा रहता है, लेकिन उस गांव के लिए कुछ काम नहीं होता है। टैक्स भी हम लगा दें, पैसा भी हमारे पास में आ जाए, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हो, क्योंकि लोकतंत्र में आज एक तरह से ब्यूरोक्रेसी का तंत्र चल रहा है। लोकतंत्र तो केवल नाम के लिए है। हम जितना भी कानून और इसका बात कर ले, वो सब हवा में है।
एक्चुअली जो प्रशासन चलाते हैं वो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं और वो मनमानी करते हैं। कहीं भी हमारे कानून को लागू है तो हम चाहे कितना भी परसेंट टैक्स कलेक्शन कर लें, वो पैसा सरकार के खाते में जमा रह जाए तो वो जनता के किस काम का? मेरा ये प्रश्न है। उसका हम कैसे निदान करेंगे, क्या निदान करेंगे? ये मेरा प्रश्न है। तो आप चारों में से कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? अंबिका जी के सवाल का हेलो। हाँ दयामनी जी, आवाज आ रही है। अंबिका जी ने जो सवाल किया है वो सही सवाल उठाए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अंबिका जी भी संघर्ष कर रहे हैं, ऑलरेडी वो विस्थापित हैं। और ये जो डीएमएफ फंड जो आता है वो निश्चित रूप से यहाँ पर करोड़ों करोड़ के लिए आता है, और झारखंड में हर बजट ईयर में वो अलग से आता है। लेकिन और उसको सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट ही जिस तरह से वो चलाना चाहता है, उस तरह से उस फंड का वो मनमानी तरीके से इस्तेमाल करता है। तो मेरा हम लोग सारे लोग लड़ रहे हैं, और मैं पहले ही बोलने का कोशिश कर रही थी कि हम लोग सिर्फ मांगेंगे तो केवल नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को जो हमारे लिए जो पॉलिसी में है उस पॉलिसी को लड़के हम लोगों को इम्प्लीमेंट कराना होगा। तो डीएमएफ फंड को भी हम लोग इसलिए इस्तेमाल नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए कि इसको लेके कोई भी आंदोलन झारखंड में तो मैं नहीं जान रही हूँ, कोई भी आंदोलन विस्थापितों के लिए जो डीएमएफ फंड आता है उसको सही तरीके से उनको एजुकेट करने के लिए, उनके बच्चों का शिक्षा दीक्षा के लिए, या तो उनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, पानी के लिए, और उनके जो आर्थिक विकास के लिए और भी मैंने जो बुनियादी आवश्यकता है उस पर इस्तेमाल करने के लिए डीएमएफ फंड आता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग यूनाइट नहीं है। अंबिका जी सवाल उठा रहे हैं, सही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ पॉलिसी बनाने के साथ हम लोगों को का जो अनुभव है वो अनुभव का भी जवाब हम ही लोग के पास है। मुझको लगता है कि बिना मने संघर्ष किए पॉलिसी बनने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये सच है। लेकिन पॉलिसी तो जब बनने की बात होती है तो हम लोगों को अपने लिए जो स्वस्थ पॉलिसी है उसकी मांग तो हम लोगों को रखनी चाहिए। क्या एक और सवाल पूछ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ये सवाल है कि आप 1% टैक्स लगाना चाहते हैं, उससे पहले मुझे ये कहना है कि टैक्स में जो हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए छूट दिए जाते हैं उद्योगपतियों को, वो कई लाख करोड़ में है, और जो हमारा एनपीए है वो कई लाख करोड़ में है। तो हम अगर एनपीए और इसका छूट का बात क्यों नहीं उठा रहे हैं? उससे ज्यादा हमको फायदा हो सकता है, क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है, मेरे पास डाटा आंकड़ा 18 लाख करोड़ रुपया एनपीए है और लगभग 10 लाख करोड़ रुपया अभी तक माफ किया है उद्योगपतियों का ये सरकार जब से मोदी आया है। तो इसका भी हमको माने एक निर्णय लेना चाहिए। ये 1% के टैक्स के साथ साथ ये मामले को भी जोड़ देना हम जरूरी समझते हैं। ये आप माने जो वक्ता हैं वो क्या समझते हैं? Paul? Yeah, I think Ambika ji is raising a very important thing, but as we know, हम सिर्फ एक ही डिमांड में हम नहीं काम कर सकते, क्योंकि लेकिन फॉर एग्जांपल वो दलितों के हम वो उनका हक और हिस्सा में हम बात करें समय में हायर एजुकेशन में ज़्यादा डिमांड्स है, लैंड में ज़्यादा डिमांड्स है,
then even expenditure में how they are allocating में demands है, expenditure में demands है, scheme बारे में demands है, and now one more we are saying no वो taxes already वो levy हुआ, but लेकिन उनका expenditure भी उनका realization को बात भी demand है, और एक demand ये और ज्यादा क्योंकि ज्यादा समय गवर्नमेंट के बोला किधर से आएंगे हमारा रिसोर्सेस, किधर से आएंगे, और एक हम दे रहा है. सो आई थिंक वी हैव टू फाइट इट विद सेवरल स्ट्रेटजीज. Definitely, I think the aspects of non-performing assets, the taxes raised but not realized, and ensuring that we have more of corporated income tax and less of indirect taxes. I think these are all part of the demands as democratically we and the communities together will have to raise. And I feel we need to, there is no either or. I think together we'll have to raise these demands. बिल्कुल, शुक्रिया पॉल. अनिर्बान का एक कमेंट आया था और उनका चैट में है लिखा हुआ, और उनका सुझाव ये था कि जब हम ये भी कह रहे हैं कि टैक्स टॉप 1%, उसी के साथ क्या हमें ये भी कहने की जरूरत है कि उससे जो कलेक्ट होता है राशि, वो किन चीजों पे खर्च हो सकता है. केवल क्या वो सेहत, शिक्षा, इन प्रकारों के समानताओं को बढ़ाने के लिए खर्च किए जाने चाहिए, वो स्पष्ट कर देना चाहिए. वो उनका मुझे लगता है शायद सुझाव ही है, आई थिंक प्रश्न नहीं है, क्योंकि आई थिंक सब लोग यहाँ पे इसी से राजी होंगे. क्या कोई और? अच्छा, मधु जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? नहीं, हाँ. मुझे लगता है कि जो हाँ. हमारे सारे स्पीकर्स ने जो अभी सवाल भी उठाए हैं और जो जवाब भी उनकी तरफ से, हमारे स्पीकर्स की तरफ से आए हैं, वो बहुत वाजिब हैं. आखिर टैक्स किसके लिए इकट्ठा किया जाता है? टैक्स हमें ये देखना है, टैक्स सरकार अपने कामकाज के लिए इकट्ठा करती है, और सरकार अपने लिए नहीं करती, सरकार अपने लोगों के लिए करती है, हमारे सिटीजन्स जो हैं उनके लिए करती है. तो ये तो नहीं हो सकता कि 75% लोगों के लिए आप 1% मांग रहे हैं, या आप उनको 2% लोगों को आप इतना छूट दे रहे हैं. ये सब सवाल इकट्ठे आते हैं. हमें एक अकाउंटेबिलिटी हम चाहते हैं सरकार से, कि आप जब इस तरह से पैसा बटोर रहे हैं, आप पैसा बटोर रहे हैं सबसे. जब से जीएसटी आया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का लेवल बहुत बड़ा है और डायरेक्ट टैक्सेस का लेवल कम होता जा रहा है. तो इसका मतलब जब हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिर्फ अपने जमीन और अपने पानी और अपने जंगल और अपने सब कुछ, इससे भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हम टैक्स से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. जब हम खाना खरीदते हैं, जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं, बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, तब भी हम टैक्स दे रहे हैं. तो ये कैसे हो सकता है कि हमारा दिया हुआ टैक्स सबसे अमीर 1% लोगों के लिए वो सारा उधर जा रहा है? हमें एक अकाउंटेबिलिटी सरकार को हमारे प्रति होनी जरूरी है, सिर्फ अडानी अंबानी के प्रति नहीं, हमारे प्रति भी उनको होना चाहिए. और हमारा एक रास्ता है, हमारा रास्ता सिर्फ जो हमारी पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है उसको जिंदा रख के और उसको और मजबूत बना के, तभी हम इकट्ठे होके लड़ पाएंगे और सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग सके. Thank you, Madhu ji. And I think that we've also
we've also started the line of closing comments. So I think it's good that we just started with you, and then I will move to Paul and then Shaktimanji, that just concluding comments that you would like to make after hearing your fellow speakers and also questions, and then I'll just sum it up. Paul. Thank you, Rakshita. I think it was very enlightening to have Shaktimanji, Dayanidhi and Madhuji share, and also those who have been silent. I know many of them are quite well experienced and in the movement, like Ambikaji. So 2-3 things. I think that's one. I think it's very clear that we need to raise different ways in which we need to realize our demands. So this is one such campaign. And while bringing this campaign, there are several other issues, like, for example, the whole expenditure part of it, the kind of allocations to what Anirban has said in terms of, where is this money going to be? I think some of those will have to be very clear. And we know that despite budget being an act, we know that it is not being implemented. So how do we make the implementation and then accountability in this whole aspect? I think this is a journey that we'll have to start and ensure that it becomes yet another tool for us to realize our demands. Because I think in this process, we not only are challenging the state, but we are saying that Khabardar, we are not going to be silent, and we will continue to raise democratically, and then see that these are our rights. These are our rights. This is not just a request for a policy. This comes from our rights. As Dayanidhi was saying very clearly, the resources are ours. We have our resources are being taken. Not only there is a wage theft, we are being underpaid. Not only there is a land theft, not only the mineral theft, the resources theft, the water theft, but you are not only appropriating what is being, but you are not willing to be properly accountable. I think this is the key demand that we are seeking. So I think this process and this campaign is yet another way in which we are enriching our struggle, and also ensuring that we empower the community in raising these concerns, not just only the other aspects, but also in the way that the taxes and the revenues are received and also spent. So congratulations to all the organizers, especially NAPAM, and you moderating, and for all the panelists who have been, whom I have also learned from through this webinar. Thank you. Thank you very much, Paul. शक्तिमान जी, आप हमें सुन पा रहे हैं अभी? वो मुझे दिख तो रहे हैं कि वो है, बट शक्तिमान जी, हमारी आवाज आ रही है? Okay. I think there's more of some internet issue, but we'll keep trying to get Shaktiman ji back and hear from him. But till then, sabhi ko बहुत शुक्रिया, and I think as sum up, बहुत सीखा मैं, जैसे पॉल ने कहा, सबकी बातें सुन के बहुत सीखा इस पूरे इश्यू के बारे में. एंड आई थिंक 3 चीजें जो मैं भी रखना चाहती थी, based on what I've heard today, what we've also been thinking about, because this has been a campaign that has been progressing over months now. That one, I definitely feel like what
Paul had said that we need a combination of measures that we need to advocate for. Tax the top 1% तो है ही, लेकिन उसके साथ NPA recovery का डिमांड रखना, टैक्स जो रेज है उसको रियलाइज करना, जो ये पूरा एक फंड कलेक्ट होता है उसको कैसे प्लान करना चाहिए और उसका क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए, उसमें लोगों का क्या अधिकार होना चाहिए, भागीदारी का, ये सब चीजें एक साथ रखने की जरूरत है। और हम में से कोई ये नहीं सोचता कि केवल एक टैक्सेशन पॉलिसी जो केंद्रित है कि 1% टॉप 1% को टैक्स किया जाए, उसी से ही पूरा चित्र बदल जाएगा। दूसरा, आई थिंक जो ये बात कहा है कि जो भी कलेक्ट किया जाता है टैक्सेस के नाम पे, उसमें लोगों की क्या भागीदारी होनी चाहिए, कि किस पे उसका इस्तेमाल क्या होना चाहिए, उसमें लोगों की निगरानी कैसे रह सकती है। तो केवल फिर से ऐसा नहीं हो कि पूरा एक अमाउंट कलेक्ट किया जाए और फिर से वो एक सरकार जैसे उसका उपयोग करना चाहती है करते रहे, और लोग एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जैसे अंबिका यादव जी ने बहुत खूबसूरती से रखा था उसी पर निर्भर ना हो। और आखिर में आई थिंक ये एक बुनियादी चीज ये भी है कि ये एक केवल क्योंकि सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है इसलिए अमीर वर्ग से टैक्स लिया जा रहा है और उनके भरोसे हम सबके जीवन चलेंगे और उन्हीं के भरोसे हमें हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड प्राप्त हो रहा है, वो बिल्कुल ऐसा हम डिस्कोर्स तो चाहते नहीं है। तो ऐसा ये नहीं है कि उनके 1% टैक्स के वजह से हम सबके सोशल सिक्योरिटी और फुलफिल डिग्निफाइड लाइफ चलती है। तो ये एक क्वेश्चन है एक अकाउंटेबिलिटी की, कि जिस ढांचे ने उनको इतना एनेबल करा है और उनके सारे वेल्थ जनरेशन अक्यूमुलेशन को एनेबल करा है, उसी ढांचे का और उनके जवाबदेही का प्रश्न है कि कैसे जो मेहनत कश वर्ग है जिसने वेल्थ जनरेट करा है उस तक ये वापस कैसे पहुंचे। वो भी आई थिंक हम सबके कहने में और आर्टिकुलेशन में हम कॉन्स्टेंटली मेंटेन करे जा रहे हैं। तो ये थोड़े 2-3 चीजें मैं रखना चाहती थी और सबके लिए बहुत शुक्रिया। एंड अभी शक्तिमान जी जुड़े हैं। शक्तिमान जी, थोड़ा अगर आप 2-3 मिनट में आखिर के कमेंट्स रख सके तो प्लीज। आप म्यूट में हैं। हेलो, हाँ शक्तिमान जी, तो मेरा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहे थे, इसीलिए मेरा खत्म नहीं करने से कहा था। जय हो। अनिर्बान जो सवाल किया है, मुझे लग रहे जो फाइनल कमेंट्स पे मुझे लग रहे जो ये 2% को कहाँ यूज करना है ये पब्लिक के सामने लेके आने का चाहिए। उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो 46 करोड़ जो जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूशन जिनका है, उनका सोशल सिक्योरिटी, रियल सोशल सिक्योरिटी में खर्चा करना चाहिए। और रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम में जो 100 दिन की जगह 300 दिन करना चाहिए, उसका ऊपर में खर्चा करना चाहिए। और उनका साथ साथ अर्बन में भी उस तरीका से एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम की माफी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम में रहे। जो ये मीटिंग बहुत जरूरी था, हो रहे आप लोग सीरीज कर रहे, बट हमें विदाउट मूवमेंट ये अचीव असंभव है। ये पूरा देश की तमाम पीपल्स मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक अभी फिर से उनका इंटरनेट ड्रॉप हो गया है, तो ठीक है। तो आई थिंक अभी हम सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। एंड आई नो कि इस चर्चा के बाद भी एक पूरा एक हमारा कैंपेन चलेगा एंड हम सब एक दूसरे को उस कैंपेन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सो थैंक यू, जिंदाबाद, एंड सी यू ऑल वेरी सून। थैंक यू, गुड बाय, जय भीम। जय भीम।